नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, इस हफ्ते मिर्ज़ा गालिब का जन्मदिन पार हुआ। वो अगर वो होते तो 228 साल के होते। उनको गुजरे हुए भी करीब 156 साल से ऊपर हो गए। लेकिन कमाल ये है कि अपने इंतकाल के 150 बरस बाद भी जैसे वो हमारे बीच हैं, हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। जिस शहर पे जाइए, जिस राज्य में जाइए, जिस गली पे जाइए, जिस नुक्कड़ में जाइए, हर जगह गालिब किसी न किसी रूप में मौजूद दिखाई पड़ते हैं। हर जगह उनके अशार याद आते हैं। हम खुश हों तो गालिब याद आते हैं, हम दुखी हों तो गालिब याद आते हैं। हम किसी पे भरोसा करें न करें, किसी के वादे पे मरना चाहें, किसी से जलते हों, किसी से मरते हों, किसी की शिकायत करते हों, हर जगह गालिब के शेर हमें मिल जाते हैं इस्तेमाल के लिए, हमारे जज्बात को आवाज़ देते हुए। सोशल मीडिया पे तो और कमाल हो गया है। यहाँ तो लगता है कि बीते 2 दशकों में गालिब न जाने कितनों का हक मार के बैठे हैं, न जाने कितने कितने अशार उनके नाम से चेप दिए गए हैं। जैसे हर कोई हर शेर को जो थोड़ा भी चर्चित हो, जिसका उल्लेख होता रहा इधर उधर, वो सब गालिब के नाम पे आ जाता है। यही नहीं, कई बार उपदेश भी, सूक्तियाँ भी और अजीबो गरीब बेढब वाक्य भी सब गालिब के अशार हैं। तो गालिब अकेले नहीं, और भी इस काम में उनका साथ देते हैं। लेकिन गालिब जो हैं वो दुनिया भर के सबसे अच्छे अशार पे या सबसे बेढंगे अशार पे भी, जो लोगों को लगता है कि इसको लोगों तक पहुंचाना है, गालिब के नाम से चश्मा कर दिया जाता है और गालिब सबके मालिक बने हुए हैं। देखिए, इस गफलत का, गालिब के नाम पे तमाम चल रहे अशार का एक असर मुझ पे भी हो गया। बीते दिनों एक वीडियो में मैंने गालिब का एक शेर, जो गालिब का नहीं था, गालिब के नाम पे उद्धृत कर दिया। बीते दिनों में जब ईश्वर है या नहीं, इस पे एक वीडियो बना रहा था, जो शायद हाल ही में मैंने साझा किया। तो उसमें मैंने एक शेर जो पढ़ा, गालिब वो ये था कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पे खुदा न हो। दोस्तों, सोशल मीडिया पे 90% जगहों पे ये शेर आपको गालिब के नाम पे मिलेगा, लेकिन ये गालिब का शेर नहीं है। इस बात की ओर मेरा ध्यान खींचा हमारे कवि मित्र पंकज चतुर्वेदी ने। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आपसे ये चूक हुई है, तो इस चूक के लिए माफ़ी। लेकिन ये शेर किसका है, ये अभी तक मुझे पता नहीं चला है। इन दिनों उर्दू के रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए, मैं जिस सबसे भरोसे वाली साइट पे, जिस साइट पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, जिसे सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानता हूँ, वो रेख्ता है। रेख्ता पे ये शेर एक अज्ञात शायर के नाम से दर्ज है, एक अननोन शायर का शेर बताया जा रहा है। तो ये गालिब का शेर नहीं है, इसकी माफ़ी। लेकिन ये सवाल मेरे भीतर बार बार पैदा होता है कि आखिर गालिब इतने लोकप्रिय क्यों हैं। और भी लोग लोकप्रिय हैं, उन पर भी बात करूँगा। लेकिन गालिब की शोहरत का हर किसी की ज़ुबान पे गालिब का नाम क्यों है? क्योंकि एक अजीब सी बात मुझे लगती है कि गालिब आसान शायर नहीं है। उनके यहाँ आसान शेर कई हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर गज़लें, उनके ज़्यादातर शेर समझना मुश्किल काम है। उनका कलाम आधे से ज़्यादा तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाता है। जिस तरह वो शब्दों से खेलते हैं, जिस तरह वो मानी से खेलते हैं, जिस तरह वो दृश्यों से खेलते हैं, जिस तरह वो नए मंजर क्रिएट करते हैं, वो सब आपको चौंका देता है। क्या इस विस्मय में गालिब की खूबसूरती है, या उस आसान अशार में, उन स्थितियों में जो हम कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते, जो हमको लगता है कि अतिरेक है? अतिशयोक्ति भले हिंदी कविता का अलंकार हो, लेकिन गालिब के यहाँ इतनी ज़्यादा मिलती है कि आपको वो हैरान कर डालती है। अगर अतिशयोक्ति अलंकार का किसी ने सबसे खूबसूरत इस्तेमाल किया है तो मिर्ज़ा गालिब हैं। उनके यहाँ तो शेर आपको ऐसे मिलते हैं, लगता है कि हो ही नहीं सकता, और गालिब उसको मुमकिन कर डालते हैं। तो एक तो खूबी गालिब की ये है
कि वो बहुत सारे मानी अपने अशार में भर देते हैं। आप उनका कहीं से उठा लीजिए शेर, लगता है कि एक उलट बांसी है जो उसकी मार्फत गालिब हर बार एक नई बात कह जा रहे हैं। कहीं से उनको उठा लीजिए, कहीं से उनको पढ़ लीजिए। मतलब ऐसे ऐसे अशार वो मोहब्बत भी जताते हैं, वो इश्क भी करते हैं, तो उसमें भी एक तोहमत मढ़ देते हैं, उसमें भी कोई बात कह देते हैं। तेरे वादे पे जिए जान झूठ जाना, खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। यानी हमें तो तुमसे इतना इश्क है कि तुमने आने की बात की होती तुम खुशी से मर जाते, लेकिन तुम्हारे वादे पे यकीन नहीं है, इसलिए हम बचे हुए हैं। ये कमाल है, ये कथन की खूबसूरती है। इसी तरह कहीं से उठा लीजिए उनको, वो आपको ऐसे ही दिखते हैं। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। अमूमन इश्क का तीर जिगर के पार होने की बात कही जाती है, लेकिन गालिब कहते हैं कि तीर तो तीरे नीमकश तो धंसा हुआ है, आधा धंसा हुआ तीर है सीने में, इसलिए उसकी चुभन ज्यादा हो रही है, उसकी खलिश ज्यादा हो रही है। वो अगर सीने से पार हो गया होता तो शायद इतनी चुभन, इतनी खलिश नहीं होती। तो ये करिश्मा गालिब के होने का है, ये कमाल गालिब के होने का है। वो हर अशार में कहीं से मैं उनको उठाता हूँ, पहली बार तो समझ में नहीं आते हैं, धीरे धीरे समझना शुरू होता है उनका, तो एक सामान्य सा अर्थ मिलता है, फिर एक गहरा अर्थ मिलता है, फिर एक गहरा उससे भी अर्थ मिलता है, फिर वो बिल्कुल दार्शनिक उठते हैं, और उसके बाद लगता है कि आपको चिंतन की पुरपेच गलियों में छोड़ जाते हैं, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। उन्हीं के अशार का, उन्हीं के कलाम का हाथ पकड़ के आप वापस लौटते हैं। जैसे मैं उनकी एक गज़ल, उनकी बहुत सारी गज़लें हैं जो मुझे याद आती रहती हैं, बीच बीच में पढ़ते हुए ज़रूर गड़बड़ा जाता हूँ, क्योंकि बार बार उद्धृत किए जाने वाले, लेकिन जिसमें मानी के जिस बहुत सारे खेल की बात कर रहा हूँ, और उनमें पॉपुलर गज़लें भी बहुत हैं। जैसे उनकी एक बड़ी चर्चित उनका एक शेर है, वो पूरी गज़ल मतलब 3 अशार उसमें हैं। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ भी न सकूं। अब देखिए इस अशार में क्या है, वो मतलब बुलाए जाने का इंतज़ार कर रहा है आशिक या शायर जो भी है, लेकिन साथ साथ वो वक्त के बारे में एक बात बोल जाता है कि वक्त जो गुजर जाता है वो लौट कर नहीं आता। मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ भी न सकूं। खेल वो अगले शेर में करते हैं। ज़ोफ़ में तानाए अग्यार का शिकवा क्या है। ज़ोफ़ का मतलब कमज़ोरी, और तानाए अग्यार दुश्मनों के ताने का। ज़ोफ़ में तानाए अग्यार का शिकवा क्या है, बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी न सकूं। बात जो है, बात तो उठा सकते हैं, वो दुश्मन के ताने को वो ख़त्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा न सकूं। सर उठाने का जो ख्याल है उसको बात से जोड़ के एक अलग सा मानी पैदा कर देते हैं। क्या गालिब ऐसे शायर हैं जो सर न उठा सकें? वो बड़ी शान से सर उठाते हैं। उनके यहाँ देख के लगता है कि एक शायर की स्वच्छंदता क्या होनी चाहिए, उस पर भी आऊँगा, लेकिन सर न उठाने की जो बात के साथ जोड़ते हैं गालिब, वो एक अलग रंग पैदा करती है। इसी का तीसरा शेर और कमाल का है। जहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर, वरना क्या कसम है तेरे मिलने की कि खा भी न सकूं। क्या कसम है तेरे मिलने की कि खा भी न सकूं। अब आशिक को जहर नहीं मिल रहा है, वो सितमगर इतना ज़्यादा है उसका महबूब कि वो चाहता है कि जहर ही खा लूं, लेकिन जहर खाना तो नहीं है, सिर्फ बताना है कि तुम्हारे लिए जहर खा सकता हूं। लेकिन जहर जो है वो क्या कसम जैसी है। कसम जो है वो तुमसे मिलने की जो कसम है वो मैं खा नहीं पा रहा हूं। जहर ऐसी चीज नहीं है, जहर भी तुम्हारी कसम से थोड़ी कम खतरनाक है तुम्हारे लिए कसम खाने से। तो आप इसको पढ़ते जाएंगे और सोचते जाएंगे गालिब कहना क्या चाहते हैं।
ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं का जो खेल है, वो गालिब को एक अलग अर्थ, एक अलग ध्वजा देता है। वो हर जगह हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन, वरना हम छेड़ेंगे रखकर उज़्र मस्ती एक दिन। और इसी में जो उनकी अराजकता का, उनके खुलूस का, उनकी स्वच्छंदता का, उनकी आवारा मिजाजी का जो शेर है, खर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। दोस्तों, गालिब इतना भर नहीं है। गालिब को 2-3 चीज़ें और बहुत बड़ा शायर बनाती हैं। देखिए, दर्द बहुत बड़ी चीज़ है और अमीर भी कहते हैं, मुझको शायर ने कहो मीर की साहिब, मैंने दर्दो गम इतने किए जम्मा की दीवान किया। तो दर्द, खुशी, तमाम तरह के जज्बात हर जगह होते हैं, शायरों में भी होते हैं, गालिब में भी खूब हैं। लेकिन एक चीज़ होती है विडंबना, आयरनी। वो आयरनी, वो भी शायरों, मीर में भी आयरनी कम नहीं है। इश्क मीर एक भारी पत्थर है, कब तुझनात वहाँ से उठता है। लेकिन गालिब तो जैसे सर से पांव तक सरापा बिल्कुल आयरनी में डूबे हुए हैं, विडंबना में डूबे हुए हैं। और इस विडंबना के साथ, मतलब वो विडंबना क्या होती है, आयरनी को समझना आसान काम नहीं है। वो व्यंग्य नहीं है, सटायर नहीं है, वो सार्काज्म नहीं है, ताना नहीं है। आयरनी एक अलग सी चीज़ है, द गैप बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। यथार्थ जो है, हकीकत जो है, और जो दिखाई पड़ रहा है, उसके बीच का फासला आयरनी को बनाता है। आयरनी और भी चीज़ों से बनती है। हम बहुत दुखी हैं लेकिन हंसने को मजबूर हैं, तो ये एक आयरनी है। हमारा मुल्क बहुत ताकतवर हो रहा है लेकिन हमारे 80 करोड़ लोग मुफ्त का खाना लेने को मजबूर हैं, ये भी एक आयरनी है। गालिब में आयरनी, ये दुविधा, आगे बढ़ने की, पीछे हटने की, ईमा मुझे रोके है, खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, ये एक आयरनी है। और ये गज़ल तो अपने आप में कमाल है पूरी, इस पर मैं अलग से कभी बात करना चाहता। लेकिन इसका वो शेर भी जिसका वास्ता कई लोग, आशिक हूँ मैं पर माशूक फरेबी है मेरा काम। आशिक तो हूँ लेकिन माशूकाओं से धोखा कर सकता हूँ। आशिक तो हूँ, आशिक हूँ मैं, पर माशूक फरेबी है मेरा काम। मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। इश्क के सारे अफसाने में मजनू को बुरा कहने वाली लैला आपको सिर्फ गालिब के यहाँ मिलेगी। गालिब उसको ठीक से, उसकी आयरनी को पकड़ते, पेश करते हैं। और गालिब में मतलब ये आयरनी, ये चीज़ों को देखने का नज़रिया, ये अतिशयोक्ति, हर चीज़ में एक अलग रंग खोज लेने की कुव्वत कहाँ से आती है? वो असल में आती है एक इस पूरी दुनिया को खेल समझने से। बाज चायत फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। यानी ये दुनिया जो है बच्चों का खेल है और जो कुछ चल रहा है वो एक तमाशा है। अब आप इसको भारतीय दर्शन में माया से जोड़ के देखें, इसको तमाम दर्शनों में कहीं से जोड़ के देखें। गालिब एक बात कह जाता है और वो यही नहीं रुकता है, इसके बहुत सारे शेर हैं। जैसे वो एक चीज़ है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक खेल है एजाज मसीहा मेरे आगे। औरंगे सुलेमा मतलब सुलेमान का तख्त। सुलेमान का तख्त भी एक मामूली सी चीज़ है मेरे लिए, और एजाज मसीहा जो हीलिंग टच होता है मसीहा का, वो एक चीज़ है। औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक खेल है एजाज मसीहा मेरे आगे। जो हीलिंग टच है वो भी एक खेल है मेरे लिए। ये गालिब हैं, ये इसीलिए गालिब बचे हुए हैं। हालांकि गालिब बचे हुए हैं तो मीर भी बचे हुए हैं, जौक भी बचे हुए हैं, दाग भी बचे हुए हैं, इकबाल, फैज़, फिराक सब बचे हुए हैं। ये क्यों बचे हुए हैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ। और ये कहाँ से आए? ये जो पुरखुलूस, अपने जिंदा दिल, अराजक, सब पे हमला कर सकने वाले निहिलिस्ट किस्म के ये जो शायर गालिब थे, वो कहाँ से पैदा हुए? क्या किसी शून्य से पैदा हुए? आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि
हिंदुस्तान में जो 1000 सालों से जो एक पृष्ठभूमि बन रही थी साहित्य की, संस्कृति की, जिसको आप चाहें तो एशियाई समाजों से भी जोड़ कर देख सकते हैं, उससे गालिब निकलते हैं। इस पृष्ठभूमि में आपको कई नाम दिखाई पड़ते हैं। अमीर खुसरो दिखाई पड़ता है, जिसके गीत आज तक गाए जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में आपको कबीर, तुलसी, रसखान, रहीम, मीरा, तुकाराम, विद्यापति और ये सब दिखाई पड़ते हैं, जिनको लगातार गाया जा रहा है। बाबा फरीद और बुल्ले शाह तक आते हैं इसमें। और आप देश के बाहर जाते हैं, देश के भीतर ललित भी इसमें आती है, अक्क महादेवी भी इसी आती है। ये थोड़ा आगे पीछे करके राबिया भी यहीं चली आती है और यहीं रूमी भी चले आते हैं। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है जिस पे अलग से कभी बात करूंगा। गालिब जिसकी पैदाइश थे, आज इस परंपरा को हमने लगभग इन दिनों बिसरा रखा है, जिसको दफनाने की कोशिश में है। ये एक बड़ा ख़तरनाक मंज़र है। इस मंज़र में गालिब को याद कीजिए, उनकी गज़लों को याद कीजिए। हमारे चारों तरफ हैं, अपने न रहने के, अपनी पैदाइश के 225 साल बाद भी, और अपने न रहने के 150 बरस से कुछ ऊपर होने के बाद भी गालिब को याद कीजिए। जीने का एक लुत्फ़ आएगा। शुक्रिया।